क्या हो गए? हाँ सही बात है। नहीं, हमने साइलेंस को एक्सेप्टेंस मान लिया आज। ठीक है, ओके। चलो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। पहले तो देखा हो छोटा है कि बड़ा है, यही तो करके आते हो ना, सबसे पहले देख कर आते हो छोटा है बड़ा है, कितना झेलना है, कितना बर्दाश्त करना है ना? छोटा है ना? खुश हो गए। ओके, अब आ जाओ वापस। चलिए अगर हम लोग बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, तो जरा बताओ कौन कौन से फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है? अच्छा, सिंपल भाषा में बात करते हैं। आपको कोई बिजनेस शुरू करना है तो किस किस तरह से कर सकते हो? सोल प्रोप्राइटरशिप कर सकते हैं। रुको रुको, सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या हुआ? सिंगल ओनर, ठीक है, वही एक मालिक है, ठीक है, वही वही बिजनेस कर रहा है, वही दुकान संभाल रहा है, वही सारे प्रॉफिट्स ले रहा है, लॉसेस हो रहा है तो वही बेयर कर रहा है, तो वो अकेला जो ओनर है। सोल मतलब वन, प्रोप्राइटर मतलब ओनर। जो सिंगल ओनर होता है वो कौन होता है? सोल प्रोप्राइटर। अब आप अपना बिजनेस कर रहे थे, फिर आपका दोस्त आया, उसने कहा तुम्हारा बिजनेस तो बढ़िया है, सीए मेरा भी नहीं हो पाया था, ठीक है, तुम भी समोसा बेच रहे हो, तो चलो ये बढ़िया चीज है, काम करते हैं, थोड़ा पैसा हम भी लगा देते हैं और साथ में मिलके कर लेते हैं। तो ऐसा करते हैं कि जो प्रॉफिट होगा वो भी हम लोग शेयर कर लेंगे और जो लॉसेस होगा वो भी हम लोग शेयर कर लेंगे। तो उनका फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा हुआ? पार्टनरशिप हुआ, ठीक है। तो एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, एक पार्टनरशिप हो गया। पार्टनरशिप में हम लोग ने देखा था सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या था? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब अगर दो पार्टनर्स हैं, 1 लाख रुपए का लॉस हुआ, ठीक है, थोड़ा सा मैथमेटिकल है तो आराम से सोच के आंसर देना। दो पार्टनर थे, 1 लाख का नुकसान हुआ, कितना कितना बेयर करेंगे? अगर इक्वल रेशियो है तो 50-50 हजार, ठीक है। अब क्वेश्चन टफ होता जाएगा। 2 लाख का नुकसान हुआ, क्वेश्चन टफ होता जा रहा है। 5 लाख का नुकसान हुआ, पक्का? 10 लाख का नुकसान हुआ, 1 करोड़ का लॉस हुआ। आप कह रहे हैं बस ऐसी मैथ्स आ जाए, इसमें हम कर लेंगे, है ना? क्या उनकी लाइबिलिटी की कोई लिमिट है? जितना भी लॉस होगा उतना लॉस उनको बियर करना पड़ेगा। इसी फीचर को क्या कहा जाता था? अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यानी हमारी लाइबिलिटी में कोई लिमिट नहीं है। लेकिन पार्टनरशिप बनाना आसान था। दो पार्टनर्स मिल गए, आपस में एक अग्रीमेंट कर लिया, अपने हिसाब से राइट्स एंड ड्यूटीज डिसाइड कर ली और बिजनेस शुरू कर दिया। एक और फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है कंपनी बनाना। कंपनी में क्या होता है? कंपनी एक बड़ी एंटिटी होती है, वहां पर कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। कंपनी का मतलब जो पर्सन भी कंपनी का मालिक बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? शेयर होल्डर। शेयर मतलब हिस्सा, जो भी उस कंपनी का हिस्सेदार बनता है वो कौन बन जाता है? शेयर होल्डर। लेकिन शेयर होल्डर की जो लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है? लिमिटेड। अगर हमने किसी शेयर में, फॉर एग्जाम्पल आज आपने रिलायंस कंपनी का एक शेयर खरीदा, रिलायंस एक कंपनी है, आज आपने रिलायंस कंपनी का लेट से 200 रुपए का एक शेयर खरीदा, ठीक है, तो आपने 200 रुपए दे दिए। अब बताइए रिलायंस कंपनी में अगर लॉसेस होंगे तो क्या आपको कुछ भी देना पड़ेगा? नो no. आपने 200 का शेयर खरीद लिया, इससे ज्यादा आपको और कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। यानी कंपनी में लॉसेस होंगे तो भी आपसे नहीं मांगा जाएगा। यानी यहां पर शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी कैसी हो गई? लिमिटेड। अब पार्टनरशिप और कंपनी में फर्क समझो। पार्टनरशिप में जो पार्टनर थे उनकी लाइबिलिटी कैसी थी? अनलिमिटेड, जितने का नुकसान होगा उतना बेयर करना पड़ेगा। अगर पार्टनरशिप फर्म में एसेट्स नहीं है तो उनको अपने घर से भी लाना पड़ सकता है। लेकिन कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का फायदा ये था कि जो उसके मेंबर्स थे, अगर लॉस होता है तो उनको खुद कुछ बियर नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ कंपनी लेकिन बनाना जो होता है वो टफ होता है। ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटी सोच के बताओ किस में होती होंगी? पार्टनरशिप में कि कंपनी में? क्या ज्यादा बनाना आसान है? पार्टनरशिप बनाना ज्यादा आसान है। लीगल फॉर्मेलिटीज किस में होंगी? कंपनी में। टैक्स ज्यादा किस में लगता होगा? कंपनी में, ठीक है। ज्यादा कंप्लायंसेस, कंप्लायंसेस समझ गए? लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन, उनको कंप्लाई करना, ज्यादा रूल्स किस पे लगते होंगे? कंपनी पे। तो हम लोग ने देखा, जरा समझना, पार्टनरशिप का आपने बताया सबसे बड़ा एडवांटेज क्या था? इजी फॉर्मेशन, उसको बनाना बहुत आसान था। कैसे बनाया हम लोगों ने? एक अग्रीमेंट करके।
और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, ये एडवांटेज था, डिसएडवांटेज बताओ क्या था? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। कंपनी में जरा हमको बताओ सबसे बड़ा एडवांटेज क्या था? लिमिटेड लाइबिलिटी, वेरी गुड। और डिसएडवांटेज क्या था? बहुत ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज। कह रहे हैं भाई लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा थी, इसलिए इसको बनाना डिफिकल्ट था। तो ये सोचा गया कि एक काम करते हैं, दोनों के एडवांटेजेस उठा लें। यानी अगर हम लोग ऐसा कर लें, इसका भी एडवांटेज उठाएं और इसका भी एडवांटेज उठाएं, तो एक ऐसी एंटिटी बना लें जहां पर उस एंटिटी को बनाना आसान हो, लीगल फॉर्मेलिटीज कम हो और लायबिलिटी भी क्या हो? लिमिटेड हो। तो हम एक ऐसी पार्टनरशिप बनाएं जिसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या हो जाए? लिमिटेड। और इन दोनों के एडवांटेजेस को उठा के एक नई एंटिटी बनाई गई जिसको क्या कहा गया? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब नाम से समझना, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप प्राइमरीली ये क्या है? पार्टनरशिप है, ठीक है। पार्टनरशिप का मतलब पार्टनर्स होंगे, उनकी आपस में राइट्स एंड लायबिलिटीज होंगी, फॉर्मेशन आसान होगा। जैसे आपने शायद सुना होगा स्कूल वगैरह में, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होते थे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होते थे। और कंपनी के ऊपर कौन सा एक्ट लगता है? कंपनीज एक्ट। कंपनी अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकती, कंपनी को सिर्फ वो करना होता है जो कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। लेकिन पार्टनरशिप में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, हम अपने हिसाब से रूल्स डिसाइड कर सकते हैं। तो जब ये नई एंटिटी बनाई गई एलएलपी, इसमें फायदा ये हो गया, हमको बेनिफिट्स मिल गए पार्टनरशिप के, और उसके साथ साथ हमें क्या मिल गई? लिमिटेड लायबिलिटी। आज अगर हम आपसे ऑप्शन दें कि आप पार्टनरशिप में पार्टनर बनना चाहेंगे या एलएलपी के पार्टनर बनना चाहेंगे, बेटर ऑप्शन क्या लग रहा है? बताओ क्यों? क्योंकि आप कह रहे हैं हमारी लायबिलिटी इसमें क्या रहेगी? लिमिटेड। हमने जितने का पैसा लगाया उससे ज्यादा रुपया हमसे नहीं मांगा जा सकता। सो इन दोनों के एडवांटेजेस को कंबाइन करके एक नई एंटिटी 2009 में बनाई गई जिसको क्या कहा गया? एलएलपी। तो इसके साथ अब सोचो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन से हो गए? सबसे पहले होता था सोल प्रोप्राइटरशिप, फिर पार्टनरशिप, एलएलपी, कंपनी। ठीक है, तो पार्टनरशिप और कंपनी के बीच की जो एंटिटी होती है वो क्या होती है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब दूसरी बात समझना, यहां तक समझ में आ गए? ठीक है। जब एलएलपी बना तो उन्होंने कहा एलएलपी के ऊपर क्या रूल्स लगने चाहिए? जैसे पार्टनरशिप का एक एक्ट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पार्टनरशिप एक्ट। आई होप याद होगा, जिन्होंने पढ़ा है एटलीस्ट उनको याद होगा। याद है? अच्छा। तो एक एक्ट होता है जो पार्टनरशिप के ऊपर लगता है जिसको हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप एक्ट। और कंपनी के ऊपर क्या लगता है? कंपनीज एक्ट। अब जब एलएलपी बना तो उन्होंने कहा अब क्या करें, इसके ऊपर पार्टनरशिप का एक्ट लगाएं कि इसके ऊपर कंपनी का एक्ट लगाएं? तो उन्होंने कहा नहीं, ना इसके ऊपर पार्टनरशिप लग पाएगा, ना इसके ऊपर कंपनी लग पाएगा। इसके ऊपर क्या लगेगा? एक नया एक्ट लगेगा जिसका नाम क्या बना दिया गया? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। ओके, तो ये सिर्फ किसके ऊपर लगता है? एलएलपी के ऊपर। तो क्या एलएलपी के ऊपर पार्टनरशिप एक्ट लगता है? नहीं, एलएलपी के ऊपर ना पार्टनरशिप लगता है ना कंपनीज एक्ट लगता है। इसके लिए इसका खुद का लॉ बनाया गया। यहां तक की बात समझ में आ गई? अब अगली बात समझो। जो पार्टनरशिप होती है, ठीक है, पार्टनरशिप में एक फीचर होता है म्यूचुअल एजेंसी का। इसका मतलब ये होता है एवरी पार्टनर इज द प्रिंसिपल एंड एजेंट। फॉर एग्जाम्पल, दो पार्टनर्स थे, एक पार्टनर ने कोई गलत काम किया, बताओ लायबिलिटी सिर्फ उसकी आती थी कि दोनों की? दोनों की। ठीक है, दो पार्टनर्स हैं, एक ने कुछ गलत काम किया लेकिन फिर भी क्योंकि वो दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो लायबिलिटी दोनों की आएगी। अब क्या हुआ एलएलपी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, आपको ये पता है जब आप सीए बन जाएंगे तो आप अगर प्रैक्टिस में जाते हैं तो आप भी अपनी फर्म खोलेंगे, है ना? अगर आप अकेले अपनी फर्म खोलेंगे तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप खोलेंगे, और अगर आप अपने फ्रेंड के साथ मिलके खोलेंगे तो पार्टनरशिप। अब मान लीजिए आपने और आपके फ्रेंड ने मिलके किसी तरह हो गया सीए, ठीक है, आपने और आपके फ्रेंड ने मिलके खोल ली सीए फर्म, ठीक है, आपको तो सब कुछ आता था, वो आपका चीटिंग करके पास हुआ था, तुमने अपने दोस्त को देख भी लिया तुरंत, है ना? तुमने कहा तो कहानी तो हमारे जैसी लग रही है। तो अब आपके दोस्त को कुछ आता नहीं था, ठीक है, उसने क्या किया? उसने क्लाइंट्स को एडवाइस दी, सारी गलत, ठीक है, बुला बुला के खूब क्लाइंट आए, खूब क्लाइंट को एडवाइस दी, सारी गलत एडवाइस दी। बताओ लायबिलिटी सिर्फ उसके ऊपर आएगी या आपकी भी आएगी?
क्यों दोनों की आएगी? क्योंकि दोनों एक नाम से काम कर रहे थे, जिसको हम लोग फर्म नेम कहते हैं। जैसे सीए वगैरह की जो फर्म बनती है ना, उसमें हम लोग बोलते हैं, जैसे मान लो ए और बी दो फ्रेंड्स हैं या दो पार्टनर्स हैं, तो उनके फर्म का नाम हो जाएगा ए बी एंड एसोसिएट्स। सुना है ऐसे नाम आपने? ए बी एंड एसोसिएट्स, ए बी एंड कंपनी, इस तरीके के नाम का मतलब होता है वो पार्टनरशिप फर्म है। तो ए और बी तो फ्रेंड्स थे, दोनों ने पार्टनरशिप फर्म खोली, ए ने गलत काम किए, लायबिलिटी किसकी आ गई? बी की। तो पहले क्या होता था, ज्यादातर जितने प्रोफेशनल्स होते थे सीए सीएस, ये सब पार्टनरशिप फर्म खोलते थे। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में प्रॉब्लम क्या आने लग गई? कोई भी एक पार्टनर गलत काम करेगा। मान लो 4-5 पार्टनर्स हैं आपके, ठीक है, आपने कहा 5 पार्टनर्स हैं, हम लोग इंडिया के अलग अलग कोने में बैठ जाएंगे, एक दिल्ली में बैठा है, एक मुंबई में बैठा है, कहीं और बैठा है, और हम लोग बिजनेस करेंगे। अब कोई भी एक कहीं बैठ के गलत काम कर रहा है या उसने रॉन्ग एडवाइस दे दी, तो बताओ लायबिलिटी क्या हुई? सबकी आएगी। फिर जब एलएलपी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आया, तो इसमें एक फीचर होता है कि यहां पर म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती है। यानी यहां पर एक पार्टनर की लायबिलिटी दूसरे के ऊपर नहीं आती है, क्योंकि वैसे भी उनकी लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड। यानी म्यूचुअल एजेंसी का जो कॉन्सेप्ट था वो एलएलपी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। तब जो सीए और प्रोफेशनल्स होते थे, उनको समझ में आया कि पार्टनरशिप से बेटर ऑप्शन क्या है, कि वो क्या ओपन कर लें? एलएलपी। एलएलपी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सब पार्टनर तो हैं, लेकिन किसी एक पार्टनर के किए गए का गलत काम दूसरे के ऊपर लायबिलिटी क्रिएट नहीं करेगा। यानी एलएलपी में म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। अब ये भी फायदा हो गया किसका? किसके ऊपर? पार्टनरशिप के ऊपर। किसका फायदा हो गया? ये एलएलपी का। तो अब अगर आप सीए फॉर्म खोलेंगे तो पार्टनरशिप में जाएंगे कि एलएलपी में जाएंगे? एलएलपी। ये भी एक बेनिफिट हो गया, ठीक है। अब अगली बात समझो, एलएलपी में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब समझ गए? एक एलएलपी थी और इसके 3 पार्टनर्स थे, ए बी एंड सी। इन तीनों ने मिलकर कहा हम लोग एलएलपी खोलेंगे। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब इनकी जो फर्म थी जिसका नाम था एबीसी एंड एसोसिएट्स, इसको सेपरेट एंटिटी मानते हैं, और ये जो इनके पार्टनर्स हैं ये अलग हैं, ठीक है। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है। पार्टनरशिप में पार्टनर और उनकी फर्म को सेम माना जाता है, ठीक है। लेकिन एलएलपी में सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट होता है। और बताओ ये फीचर इन्होंने किससे लिया है? कंपनी से। कंपनी में कंपनी अलग होती है, उसके शेयर होल्डर्स अलग होते हैं। बताइए, रिलायंस और मुकेश अंबानी एक ही बात है? रिलायंस अलग है और मुकेश अंबानी अलग है? पक्का? अगर रिलायंस को कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो रिलायंस अपने नाम पे खरीदेगी कि मुकेश अंबानी अपने नाम पे? कौन अपने नाम पे? रिलायंस अपने नाम पे। रिलायंस साइन कैसे करेगा? हाथ निकाल के? कैसे? स्टैंप लगा के, जिसको कहा जाता है सील, कॉमन सील। यस, ठीक है। अच्छा, मान लो मुकेश अंबानी ने आपको छेड़ दिया। सबसे पहले तो आप छिड़ गए, खुशी खुशी। छेड़ा भी किसने? मुकेश अंबानी ने, है ना। और आपको केस करना है, तो आप मुकेश अंबानी पे करोगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज पे? क्यों? क्योंकि मुकेश अंबानी छेड़ा। अरे मुकेश अंबानी रिलायंस एक ही बात? एक ही बात नहीं है। क्यों? रिलायंस अलग है और मुकेश अंबानी अलग है। यही फीचर क्या होता है? सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। यही सेपरेट लीगल एंटिटी का फीचर होता है किसमें? एलएलपी में, कि एलएलपी अलग है और उसके मेंबर्स यानी जो पार्टनर्स हैं वो अलग हैं। अब समझो, एलएलपी में ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है, और इनकी जो एलएलपी है वो अलग है। तो जैसे कंपनी में क्या होता है? अच्छा, कंपनी में बताओ डायरेक्टर्स कौन होते हैं? डायरेक्टर कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अच्छा, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होते हैं? डायरेक्टर। हाँ, देखो ये एक कंपनी है, पहले जरा कंपनी समझो। ये कंपनी है, इस कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं। जिसने भी कंपनी में हिस्सा ले लिया वो बन गया कंपनी का हिस्सेदार, और हिस्सेदार मतलब क्या हो गया? शेयर होल्डर। अब ये लोग अलग अलग जगह रहते हैं, इन्होंने बस शेयर ले लिया है। तो ये लोग कह रहे हैं भैया हम लोग रोज रोज कंपनी चलाने के लिए थोड़ी ना आ सकते, हम अपना काम करते, हमने बस एक शेयर ले लिया। फॉर एग्जाम्पल, आज आप एक शेयर ले ले रिलायंस कंपनी का, तो आप अपने एग्जाम की तैयारी करेंगे कि रिलायंस कंपनी चलाने मुंबई चले जाएंगे? है ना, आप अपने एग्जाम की तैयारी, शेयर लेके बैठ गए आप। ऐसे इन लोग ने भी शेयर ले लिया। इन्होंने कहा भैया हम लोग रोज रोज आके कंपनी नहीं चला सकते, तो इन्होंने कहा हम लोग
कुछ लोग अपॉइंट कर देते हैं, और ये जो लोग जिनको हमने अपॉइंट किया है, ये लोग डेली बेसिस पे कंपनी चलाएंगे, ठीक है। और फिर साल के एंड में हम लोग आएंगे और इनसे रिपोर्टिंग लेंगे कि बताओ साल भर क्या क्या हुआ। तो ये जो शेयर होल्डर्स थे, इन्होंने जिन लोगों को अपॉइंट किया, बताओ ये कौन होते हैं? डायरेक्टर्स, जिनको इंडिविजुअली डायरेक्टर कहते हैं और कलेक्टिवली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब बताओ कंपनी का ओनर कौन होता है? शेयर होल्डर्स। मैनेजमेंट किसके पास है? डायरेक्टर्स के पास। ये शेयर ओनर का मतलब पैसा किसने लगाया है? शेयर होल्डर्स ने। और पैसा लगा के किसको संभालने को दे दिया? डायरेक्टर्स को। और डायरेक्टर से कहा तुम साल भर काम करो, हम साल के एंड में आएंगे एक दिन, तब तुम हमें पूरी रिपोर्टिंग देना कि साल भर कंपनी में क्या क्या हुआ। क्या आप बता सकते हो वो साल के एक दिन एंड में जो आते हैं वो कौन सा दिन होता है? 31 मार्च को आते हैं। 31 मार्च तो ईयर एंड होता है। एक वर्ड होता है, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं, एनुअल जनरल मीटिंग। सुना है किसी ने एनुअल जनरल मीटिंग? अच्छा, नाम से गेस करो। अच्छा ये गेस करो, एनुअल जनरल मीटिंग साल में कितनी बार होती है? वेरी गुड, हम पूछते ही ऐसा सवाल है। एनुअल जनरल मीटिंग, शेयर होल्डर्स की मीटिंग को जनरल मीटिंग कहा जाता है। एनुअल जनरल मीटिंग मतलब जो साल में एक बार। अब जब 31 मार्च को तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोज हुए, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोज होने के बाद एक बहुत और इंपॉर्टेंट चीज होती है जो एक इंपॉर्टेंट पर्सन करता है, बताओ क्या? ऑडिट। खुद ही अपना काम ही भूल गए। पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने, 31 मार्च को बुक्स क्लोज हुई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने, ठीक है। फिर उसके बाद उनका ऑडिट होता है, ऑडिटर उसे चेक करता है। जब सब कुछ चेक हो जाता है तब शेयर होल्डर्स को बुलाया जाता है कि अब आप लोग आइए और देखो साल भर में क्या हुआ। इस एनुअल इवेंट को क्या कहा जाता है? एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया, ये शेयर होल्डर्स थे जिन्होंने मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी? डायरेक्टर को। अब बताओ साल भर कंपनी में अगर कुछ गलती होती है तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? डायरेक्टर की कि शेयर होल्डर की? डायरेक्टर की। उसी काम के लिए उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया। अगर कोई नॉन कंप्लायंस हुई, कोई गलत चीज हुई, तो लाइबिलिटी किसकी आ जाती है? डायरेक्टर की। सेम इसी पैटर्न पे एलएलपी भी एक सेपरेट एंटिटी थी, और एबीसी या डी या ई जो भी थे, ये सब थे इनके पार्टनर्स। तो ये देखा गया कि भाई ये पार्टनर अलग हो गए और एलएलपी सेपरेट हो गई, बट कोई तो ऐसा होना चाहिए ना जिसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। अगर कल को एलएलपी ने कोई नॉन कंप्लायंस करी, नॉन कंप्लायंस मतलब कोई रूल फॉलो करना था जो उसने नहीं किया, तो किसकी लाइबिलिटी आएगी? ए से कहा गया तुम्हारी लाइबिलिटी आएगी, ए कहेगा हमारी तो लिमिटेड लाइबिलिटी थी। बी से कहा गया तुम रिस्पॉन्सिबल हो, वो कह रहा हम तो ए जैसे हैं, सबकी तो लिमिटेड लाइबिलिटी थी, तो लाइबिलिटी बियर कौन करे? इसलिए ये कहा गया कि एलएलपी में सारे पार्टनर्स में से कुछ पार्टनर्स को बनाया जाता है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। नाम समझना क्या है इनका? डेजिग्नेटेड। इनको डेजिग्नेट कर दिया गया, तुम दो लोग हो जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे स्कूल में क्लास होती थी, क्लास में एक मॉनिटर होता था, याद आया? नहीं, आप लोग के अंदर गुण नहीं है, मान नहीं सकते आप मॉनिटर थे। था कोई मॉनिटर? हाँ, कई बार शैतान बच्चों को भी मॉनिटर बना देते थे। मॉनिटर थे। फिर वो मॉनिटर करता था, अपने दोस्तों का नाम नहीं बताता था, ये सिस्टम भी चलता था। मॉनिटर का क्या मतलब था? टीचर ने क्या किया, एक मॉनिटर अपॉइंट कर दिया, अब क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दे दी कि तुम मैनेज करो, ठीक है। और अब मॉनिटर से कहा जाता था अब क्लास ने शैतानी करी तो तुमको डांट पिटेगी, यही होता था। बिल्कुल सेम केस में जो भी पार्टनर्स थे सबकी लिमिटेड लाइबिलिटी थी, तो उन्होंने कहा भैया कुछ लोग तो ऐसे होने चाहिए जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, और उसके लिए उन्होंने कुछ पार्टनर्स को स्पेशल पार्टनर बना दिया, जिनको क्या नाम दे दिया गया? डेजिग्नेटेड पार्टनर। यू हैव बीन डेजिग्नेटेड टू बी अ स्पेशल पार्टनर। कि अब यहां पर जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, कंप्लायंसेस हैं, ये सब देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो गई? डेजिग्नेटेड पार्टनर की। अब बताओ अगर एलएलपी से कोई नॉन कंप्लायंस हुई, कोई रूल तोड़ा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? डेजिग्नेटेड पार्टनर की, ठीक है। तो हर एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर होना जरूरी होता है। हाँ बेटा, हाँ। हाँ, अब देखो क्वेश्चन आता है डेजिग्नेट, इनकी तो लिमिटेड होगी, इनकी लिमिटेड होगी। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की बताओ लाइबिलिटी लिमिटेड हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई, क्योंकि इनके ऊपर वो लाइबिलिटी भी आ सकती है जो नॉन कंप्लायंस की वजह से आती है।
तो वो कह रहे डेजिग्नेटेड पार्टनर ऐसे पार्टनर हुए जिनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हो सकता है इस वजह से उनकी लाइबिलिटी क्या हो जाए, अनलिमिटेड। क्योंकि अगर एलएलपी में कुछ गलत हुआ तो ये तो आर्टिफिशियल पर्सन है, ये तो लिमिटेड लाइबिलिटी है, कोई तो होना चाहिए जिसकी जिम्मेदारी आए, और वो कोई कौन होगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो अब पूरी बात क्या हुई, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप किसके किसके बीच की एंटिटी है, पार्टनरशिप और कंपनी के बीच की। पार्टनरशिप का कौन सा फीचर उठाया हमने, इजी फॉर्मेशन, ठीक है, और कंपनी का कौन सा फीचर उठाया, लिमिटेड लाइबिलिटी। दोनों के बेस्ट एडवांटेजेस को उठा के एक नई एंटिटी बनाई गई जिसको क्या कहा गया, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में सेपरेट लीगल एंटिटी होगी, एलएलपी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इनके पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होगी। लेकिन कुछ पार्टनर्स ऐसे होंगे जिनकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड, और उन पार्टनर्स को क्या कहा जाएगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर। हर एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर होना कंपलसरी है। अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है तो आपकी एंटिटी को एलएलपी नहीं बनाया जाएगा। तो आजकल जो प्रोफेशनल्स हैं वो हमेशा क्या बनाते हैं, एलएलपी ही ज्यादातर प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू पार्टनरशिप। और इसके लिए कौन सा एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट लगेगा इसके ऊपर कि कंपनीज एक्ट लगेगा, इसके लिए एक नया एक्ट बनाया गया जिसका नाम क्या रखा गया, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो देखिए बहुत नया एक्ट नहीं है, 2008 में ही आया है। द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑन 9th जनवरी नोटिफाइड द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। अब ये वही बता रहे, पार्लियामेंट पास द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बिल। पार्लियामेंट पास मतलब ये पता है आपको बिल एक्ट कैसे बनता है, ये कहाँ पता है आपको, अभी बताया, कभी बताया था, कभी बताया था, चैप्टर 1 पढ़ा है हम लोग ने, हाँ पढ़ा है, नाम क्या था चैप्टर का, उसमें ये पढ़ा था कि बिल एक्ट कैसे बन जाता है, कैसे बनता है, हो गया पास, समझ आ गया हमको, लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, फिर प्रेसिडेंट की असेंट ले ली, ठीक है। तो देखो पार्लियामेंट ने पास करा एलएलपी बिल 12 दिसंबर 2008 को, और फिर 7 जनवरी 2009 को एलएलपी एक्ट 2008 एप्लीकेबल हो गया। इस लाइन का क्या मतलब हुआ, एलएलपी इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, ठीक है। तो मान लीजिए आप कहीं चले गए, जम्मू चले गए आप, आपने कहा अब हम पहाड़ों पे जाएंगे, अब यहाँ कुछ नहीं रखा, तो आप पहाड़ों में चले गए, वहां जाके आपने एलएलपी शुरू करी, तो आपके ऊपर एलएलपी एक्ट लगेगा कि नहीं लगेगा। और अगर मान लीजिए आप चले गए थोड़ा और बाहर, नेपाल निकल गए, अब लगेगा कि नहीं लगेगा। अच्छा नीचे श्रीलंका चले गए, वहां भी नहीं लगेगा, ठीक। This act have been enacted to make provisions for formation and regulation of limited liability partnership। इसमें 81 सेक्शन है, छोटा सा एक्ट है, देखो सिर्फ 81 सेक्शन है और 4 शेड्यूल्स है। शेड्यूल में बता रहे हैं क्या क्या दिया है। फर्स्ट शेड्यूल डील्स विद म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर। सेकेंड शेड्यूल में कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू एलएलपी। कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस। हाँ ये फर्म का मतलब ये क्या बोल रहे हैं पता है, पार्टनरशिप फर्म। जब एलएलपी का कॉन्सेप्ट आया तो जितने लोगों की पार्टनरशिप फर्म थी उन्होंने कहा यार पार्टनरशिप से तो बेटर हम एलएलपी बना ले, तो उन्होंने अपनी पार्टनरशिप फर्म को किसमें कन्वर्ट कर दिया, एलएलपी में। तो पार्टनरशिप फर्म से एलएलपी में कन्वर्ट करने के जो रूल्स हैं वो इनके सेकेंड शेड्यूल में दिए हुए हैं। शेड्यूल क्या होता है आप समझ रहे हो, जैसे एक्ट होता है, ठीक है, एक्ट में सारे सेक्शन होते हैं। जब एक्ट जैसे एनेक्जर्स देखे आपने किसी बुक में, हाँ, तो जैसे कोई भी बुक होती है उसके पीछे देखो एनेक्जर्स दिए रहते हैं, एनेक्जर समझ गए, एक्स्ट्रा पेजेस या फॉर्मेट्स वगैरह कुछ दिए रहते हैं। बिल्कुल वैसे ही हर एक्ट में शेड्यूल्स होते हैं। तो पूरा एक्ट है, जब एक्ट खत्म हुआ तो उसमें शेड्यूल दे दिए उन्होंने। तो कह रहे जो शेड्यूल 2 है उसमें लिखा है अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो उसको एलएलपी में कैसे चेंज करेंगे। हमको इस हिसाब से बताओ थर्ड शेड्यूल में क्या है। अब जिन लोगों की प्राइवेट कंपनी थी उन्होंने कहा कि यार प्राइवेट कंपनी हमारी है, जबरदस्ती की लीगल कंप्लायंसेस हैं। अगर हम प्राइवेट कंपनी है या कुछ भी कंपनी है तो हमारे ऊपर क्या लग गया, कंपनीज एक्ट। और कंपनीज एक्ट लगने का मतलब ये हो गया रूल्स रेगुलेशंस बहुत हो गए। तो जब एलएलपी आया तो उन्होंने कहा प्राइवेट कंपनी छोड़ो, हम उसको किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, एलएलपी। तो अगर हमें वो कन्वर्जन करना है तो प्राइवेट कंपनी इनटू एलएलपी के लिए हम थर्ड शेड्यूल देखेंगे। तो आप सीए बन गए, आपकी फर्म है, आपके पास एक क्लाइंट आया, ठीक है, क्लाइंट ने आके कहा भैया हमारी प्राइवेट कंपनी है, हम सोच रहे हैं इसको एलएलपी में कन्वर्ट कर ले, तो क्या एडवाइस देंगे और फिर क्या रेफर करेंगे।
क्या एडवाइस देंगे? कन्वर्ट कर लो। यही बोलना आपके पास काम आया है कि ये बोलोगे नहीं नहीं क्या जरूरत है चेंज करने की, देखा नहीं जा रहा हम खाली बैठ के रील देख रहे हैं, ये तो नहीं बोलोगे। बोलो हाँ हाँ बिल्कुल चेंज करो। फिर थोड़ी देर बाद उसे कहना अब हो गया, अब एक काम करो एलएलपी फिर कंपनी बना लो, हर साल हमारे पास आते रहो, ठीक है। तो आप वो आपके पास आया, उसने कहा भैया हमारी प्राइवेट कंपनी है और कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा है, टैक्स बहुत ज्यादा लगता रहता है, हम सोच रहे हैं इसको एलएलपी में कन्वर्ट कर ले। तो आप क्या करेंगे? कहां से देखेंगे कैसे कन्वर्ट करना है? सीए फाउंडेशन की बुक निकालेंगे। फिर आप क्या करेंगे? एलएलपी एक्ट का 3rd शेड्यूल देखेंगे, वहां प्रोसीजर लिखा होगा। अभी कोर्स में नहीं है, ये खुद पढ़ना होगा। हाँ, और हमें क्यों घूर रहे हो? खुद पढ़ना है। आप क्या करेंगे फिर? हाँ बेटा। प्राइवेट कंपनी शेयर इशू करती है लेकिन पब्लिक को नहीं करती, ठीक है। अभी हम लोग कंपनी में पढ़ेंगे, प्राइवेट कंपनी शेयर्स देती है सिर्फ अपने मेंबर्स को, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को। पब्लिक को शेयर देने का मतलब समझते हो? मार्केट में कोई भी ले ले, जैसे रिलायंस कंपनी बताओ प्राइवेट है कि पब्लिक है? कैसे पता? किसी को भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लो हम सब बैठे हैं, हम लोगों ने कहा चलो हम लोग मिलके कंपनी बनाते हैं, ठीक है, और शेयर्स हम लोग ने ले लिए आपस में, लेकिन ये शेयर पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, कोई भी चाहे तो नहीं खरीद सकता, तो वो प्राइवेट कंपनी, ठीक है, फाइन। और 4th शेड्यूल में क्या लिखा है देखो, कन्वर्जन ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू एलएलपी, यानी अगर कोई अपनी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करना चाहता है तो उसके लिए आप उसको क्या देख के बताएंगे? 4th शेड्यूल, ठीक है। कर लेंगे क्लाइंट डील, ओके। हाँ बेटा। अनलिस्टेड देखो हम बता रहे हैं, लिस्टेड अनलिस्टेड दो चीजें होती हैं। लिस्टेड मतलब वो कहाँ लिस्टेड होती है? स्टॉक एक्सचेंज में, ओके। जब भी अब लिस्टेड अनलिस्टेड का थोड़ा मतलब, वैसे ये सब कंपनीज एक्ट में पढ़ेंगे बट स्टिल अभी समझ लो क्या होता है। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा एक्सचेंज मतलब जहां स्टॉक की एक्सचेंज हो रहा हो, शेयर्स की खरीद बेच होती है, उसको स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, ठीक है। अब कोई भी कंपनी जो पब्लिक कंपनी वो कह रही है हम पब्लिक को अपना शेयर बेचना चाहते हैं, तो पब्लिक को शेयर बेचने के लिए वो कहती है कि मेरे शेयर को अपने स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर दो, तो खरीदना बेचना आसान हो जाएगा। जैसे आप किसी शॉप पे जाते हैं तो शॉप वाला अपना सामान काउंटर पे लगा देता है, ठीक है। जो सामान उसके काउंटर पे लगा होता है वो खरीदना आसान है लोगों के लिए, उसने देखा उसको समझ में आया उसने खरीद लिया। सिमिलरली मेरी कंपनी जो थी, हम चाहते थे कि उसका शेयर कोई भी खरीद बेच कर ले, तो हम स्टॉक एक्सचेंज के पास गए और हमने स्टॉक एक्सचेंज से कहा कि तुम अपने एक्सचेंज में मेरा शेयर लिस्ट कर लो, ताकि कोई भी खरीदना चाहे तो वो वहां से खरीद ले। तो स्टॉक एक्सचेंज ने कहा कि अगर हम तुम्हारी कंपनी को अपने यहाँ लिस्ट करेंगे तो तुम्हें मेरे कुछ एडिशनल नियम शर्तें कानून मानने पड़ेंगे, क्योंकि अगर तुम लिस्ट हो गए तो हम तुम्हें कहलाएंगे कौन सी कंपनी? लिस्टेड कंपनी। और ये जो एडिशनल नियम शर्तें कानून है वो कौन लगा रहा है आपको पता है? आपने नाम सुना होगा उनका, सेबी। जैसे ही लिस्टेड की बात आई सेबी इनटू पिक्चर आ जाता है, ठीक है। सेबी का फुल फॉर्म क्या था? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जितना भी शेयर मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, उन सब का रेगुलेटर। जैसे हमको बताओ बैंक्स का रेगुलेटर कौन है? आरबीआई। वैसे ही कैपिटल मार्केट शेयर मार्केट का रेगुलेटर कौन है? सेबी, ठीक है। तो अब अगर हम चाहते हैं कि मेरा शेयर स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बिके, तो उसके लिए हमें अपनी कंपनी को वहां पर क्या करवाना पड़ता है? लिस्ट। और अगर हम उसको लिस्ट करवाएंगे तो मेरे ऊपर सेबी के रूल्स एडिशनल लगने लग जाते हैं, और ऐसी कंपनीज को क्या कहा जाता है? लिस्टेड कंपनी। तो अब आप हमें बताओ कौन सी कंपनी ज्यादा भरोसेमंद होगी, अनलिस्टेड की लिस्टेड? क्यों? क्योंकि उसके ऊपर दो रूल्स लग रहे हैं, कंपनीज एक्ट तो लग ही रहा है और सेबी के भी रूल्स लग रहा है, उसके गलत करने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। तो वो कंपनी लिस्टेड कंपनी हो गई। लिस्टेड कंपनी अगर एलएलपी में कन्वर्ट कराना चाहेगी तो सेबी आएगा, सेबी के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, इसलिए उन्होंने लिखा है कौन सी कंपनी कन्वर्ट करे? अनलिस्टेड। तो अनलिस्टेड वाली अगर अपने आप को प्राइवेट में कन्वर्ट करना चाह रही है तो उसके ऊपर एलएलपी का 4th शेड्यूल एप्लीकेबल होगा। समझ आ गया? अब देखो ये आपके कोर्स में नहीं है, ये शेड्यूल का अंदर का मैटर कोर्स में नहीं है, लेकिन क्या इसका क्लाइंट नहीं आएगा आपके पास? आएगा। तो क्या करना पड़ेगा? खुद से, हमें फोन नहीं मिलाना पड़ेगा, आपको फोन मिलाना, क्या करना पड़ेगा? खुद से पढ़ना पड़ेगा। दैट इज वाई आई ऑलवेज से लॉ मत पढ़ो, लॉ को पढ़ना सीखो। लॉ पढ़ी कैसे जाती, क्योंकि जो भी लॉ अब आप फ्यूचर में पढ़ेंगे वो आपको खुद से पढ़नी पड़ेगी।
आज आप LLP एक्ट 2008 हम पढ़ा रहे हैं, आपके सीए बनते बनते मान लो LLP एक्ट 2030 आ गया, तो क्या करोगे? क्लाइंट आओगे तो पुरानी वाला लगवा दोगे? क्लाइंट है, उसने क्या LLP बनानी है, आप कहोगे हमने तो 2008 पढ़ा है, यही लगा देंगे तुम्हारे ऊपर। ये लगाओगे कि लेटेस्ट लगाओगे? लेटेस्ट लगाओ। वो लेटेस्ट कैसे पढ़ोगे? खुद पढ़ोगे, है ना? जब आएगा तो खुद ही पढ़ोगे। सो यू हैव टू लर्न हाउ टू रीड लॉ, पढ़ा कैसे जाता है। चलो अब कह रहे LLP के ऊपर भी कौन सी मिनिस्ट्री लग रही है? देखो, जानते हैं इनको? ये कोई मिनिस्ट्री होती है गवर्नमेंट की? कहां पढ़ा? फर्स्ट चैप्टर में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कंपनीज को मैनेज करने वाली जो मिनिस्ट्री होती है वही LLP को भी मैनेज करती है। और जैसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होता है ROC, ये भी बताया था हमने आपको, जो सारी कंपनीज को मैनेज करता है, वही ROC LLP को भी मैनेज करता है। तो आप ऐसे समझ लो, जो ROCs होते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, उनके अंडर में कंपनीज आती हैं और LLP आता है। पार्टनरशिप उनके अंडर नहीं आते। पार्टनरशिप का अलग रजिस्ट्रार होता है, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स जिसको कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, कह रहे नीड ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ LLP। LLP की क्या जरूरत है? द लॉ मेकर्स एनवाइसेज द नीड फॉर ब्रिंगिंग आउट अ न्यू लेजिस्लेशन फॉर क्रिएशन ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप टू मीट विथ contemporary growth of Indian economy. A need has been felt for new corporate form. अब ध्यान देना, that would provide an alternative to traditional partnership. बताओ ट्रेडिशनल पार्टनरशिप क्या थी? वो जो नॉर्मल पार्टनरशिप थी, ट्रेडिशनल पार्टनरशिप, उसका ये ऑल्टरनेटिव रूट है। ऑल्टरनेटिव रूट इसलिए है क्योंकि ये है पार्टनरशिप लेकिन बेनिफिट्स के साथ। क्या बेनिफिट है? लिमिटेड लाइबिलिटी है विद अनलिमिटेड पर्सनल लाइबिलिटी। उस ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में पर्सनल लाइबिलिटी कैसी होती थी? अनलिमिटेड होती थी ऑन वन हैंड, एंड स्टैट्यूट बेस्ड गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। कह रहे हैं पार्टनरशिप के ऊपर एज सच, याद करिए, पार्टनरशिप के ऊपर पार्टनरशिप का एक्ट डायरेक्टली नहीं लगता था। पार्टनरशिप के ऊपर रूल्स वो लगते थे जो पार्टनर्स डिसाइड करते थे। हाँ, डीड में लिखा होता था। अगर कहीं डीड साइलेंट है तो एक्ट लगता था, लेकिन LLP के ऊपर क्या लगता है? LLP एक्ट लगता है। ठीक है, तो ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस वाली कौन सी एंटिटी हुई? LLP एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल पार्टनरशिप। In order to enable professional expertise and entrepreneurial initiative, organize, operate in flexible, innovative and efficient manner, LLP Act was enacted. अब यहां से आ जाओ, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। LLP is a new form of legal business entity. एक एक लाइन हमको बताते जाना, समझ में आ रही है कि नहीं? Here it is a new form of legal business entity. बिजनेस लीगल एंटिटी कौन कौन सी होती थी? सोल प्रोप्राइटरशिप होती थी, पार्टनरशिप होती थी, कंपनी होती थी। उसमें एक नया फॉर्म कौन सा ऐड हो गया? LLP ऐड हो गया। It is an alternative corporate business vehicle that not only gives the benefit of limited liability at low compliance cost. ये दोनों वर्ड्स बताओ। कह रहे हैं LLP में लिमिटेड लाइबिलिटी होती है और कंप्लायंस कॉस्ट लो होती है। ट्रू और फॉल्स? लिमिटेड लाइबिलिटी होती है LLP में और कंप्लायंस कॉस्ट कम होती है। किसके कंपैरिजन में? कंपनी के कंपैरिजन में। कह रहे हैं कंपनी के कंपैरिजन में कंप्लायंस कॉस्ट यानी रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने की जो कॉस्ट है वो कम होगी, बट अलाउज इट्स पार्टनर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देयर इंटरनल स्ट्रक्चर एज अ ट्रेडिशनल पार्टनरशिप। लेकिन कह रहे हैं LLP में भी फ्लेक्सिबिलिटी है। जैसे पार्टनरशिप और जरा कंपनी में समझो, कंपनी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। कंपनी में मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए, मैक्सिमम पूछ नहीं रहे, बता रहे। कंपनी में मिनिमम कितने होने चाहिए, मैक्सिमम कितने होने चाहिए, डायरेक्टर कितने होने चाहिए, ये सब मेंबर शेयर होल्डर नहीं डिसाइड करते हैं, ये सब एक्ट डिसाइड करता है। ठीक है, लेकिन पार्टनरशिप में बताओ कौन डिसाइड करता है? पार्टनर्स। पार्टनरशिप में हर चीज कौन डिसाइड कर रहा है? पार्टनर। ये फ्लेक्सिबिलिटी। LLP में भी यही फ्लेक्सिबिलिटी है। LLP में वो कह रहे हैं पार्टनर्स कौन होंगे, उनके काम क्या क्या होंगे, राइट्स ड्यूटीज क्या होंगी, ये सब भी उनके हिसाब से चलता है। उनकी भी डीड बनती है, जैसे पार्टनरशिप की डीड होती है वैसे ही LLP का भी अग्रीमेंट होता है। तो इनको फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल गई LLP की और फायदा मिल गया किसका? लिमिटेड लाइबिलिटी का। जब ये दोनों फायदे मिल जाएंगे तो कौन सी एंटिटी बन जाएगी? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप।
ये बताओ क्या लिखा है, कह रहे एलएलपी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, सही लिखा है। एलएलपी में एलएलपी अलग होती है और उसके जो पार्टनर्स हैं वो अलग। While the LLP itself will be liable for the full extent of its asset, the liability of the partners will be limited. कह रहे कोई भी liability आएगी उसमें LLP के सारे assets लग जाएं भले ही, लेकिन partners से additional कुछ भी नहीं मांगा जा सकता। LLP as a separate legal entity is an alternative corporate business form that gives the benefit of limited liability and flexibility of partnership. अब वही लाइन बार बार आएगी, देखो बेनिफिट्स किसके दे रहे हैं, ये कंपनी के, ठीक है, और फ्लेक्सिबिलिटी किसके हिसाब से मिल रही है, पार्टनरशिप की। नाउ नेक्स्ट टू लाइंस देखना, मार्क करना। सिंस एलएलपी कंटेन एलिमेंट्स ऑफ बोथ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर एज वेल एज पार्टनरशिप फर्म, इसलिए इसको कई बार हाइब्रिड कहा जाता है। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, मिक्सचर। किसका किसका मिक्सचर है एलएलपी, पार्टनरशिप का और कंपनी का। यहां तक कोई डाउट, सबको समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। पक्का? कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग? लेसन नंबर 5 है। पक्का? नाम क्या है? अच्छा, ईयर ही पूछने वाले थे, आपने पहले ही मैं बता दिया। अच्छा, एलएलपी के ऊपर कौन सा एक्ट लगता है? एलएलपी एक्ट लगता है, पार्टनरशिप एक्ट नहीं लगता। पक्का? और एलएलपी के अंदर जो होते हैं वो मेंबर्स होते हैं कि पार्टनर्स होते हैं? पार्टनर्स होते हैं। म्यूचुअल एजेंसी होती है, किस में होती थी? पार्टनरशिप में होती थी। और पार्टनरशिप में कौन सा एक्ट लगता था? कम हाँ हाँ, ईयर समझ गए। कंपनी में कौन सा एक्ट लगता था? किसके किसके बीच में एलएलपी होता है? पार्टनरशिप और कंपनी के बीच में कौन सी नई फॉर्म ऑफ एंटिटी होती है? एलएलपी। एलएलपी के ऊपर गवर्नमेंट की कौन सी मिनिस्ट्री लगती है? और रजिस्ट्रार कौन सा, कंपनी वाला ही होता है? हर डायरेक्शन में मुंह हिल गया आपका, ऐसे ऐसे ऐसे, कुछ स्लैंटिंग हिला रहे थे, अपने आप समझो। कौन सा रजिस्ट्रार लगता है? वही कंपनी वाला, हाँ, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ही इनके ऊपर लगता है। जरा ये देखो डब्बे जो बने हैं गोल गोल, वही पॉइंट्स हैं, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए कर दिया। न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी, ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल। ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल क्यों कह रहे हैं? दिस इज ऑल्सो एन ऑल्टरनेटिव टू कंपनी। अब अगर आप कह रहे हैं कि भाई हम सेपरेट लीगल एंटिटी रखना चाह रहे हैं, लाइबिलिटी भी लिमिटेड रखना चाह रहे हैं, लेकिन कंपनी जितना झंझट नहीं झेलेंगे, तो हम कौन सी फॉर्म बना ले? एलएलपी बना ले। अलाउ द पार्टनर्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। कौन सा पार्टनर क्या करेगा, किसकी क्या ड्यूटीज होंगी, ये सब पार्टनर्स खुद डिसाइड करते होंगे कि एलएलपी एक्ट में लिखा होगा? खुद डिसाइड करते हैं, खुद। यही फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब राइट्स क्या होंगे, ड्यूटीज क्या होंगे, कौन सा पार्टनर क्या करेगा, कितने पार्टनर होंगे, ये सारी की सारी चीजें कहाँ लिखी होंगी? उनके एलएलपी अग्रीमेंट में, जैसे पार्टनरशिप में होता है। इसी वर्ड को फ्लेक्सिबिलिटी कहा जा रहा है, ठीक है। जैसे कंपनीज एक्ट में उन्होंने बताया आपके 2 डॉक्यूमेंट है, मेमोरेंडम है, आर्टिकल है, उसी में सारी चीजें लिखी हैं, लेकिन यहाँ पर उनको फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई है, किसकी तरह? पार्टनरशिप की तरह। पूछो पूछो। हाँ, एलएलपी एक्ट, जैसे पार्टनरशिप में भी तो पार्टनरशिप एक्ट लग रहा था, लेकिन कब लग रहा था? जब, हाँ, डीड को प्रायोरिटी दी गई। यहाँ पर भी फ्लेक्सिबिलिटी है, आप खुद डिसाइड करो ये पार्टनर क्या करेगा, ये पार्टनर क्या करेगा, वो कैसे रिटायर होगा, वो कैसे एडमिट होगा, लेकिन सेपरेट है रूल्स जो एलएलपी एक्ट में दिए, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर वो खुद डिसाइड करेंगे, ओके। ये पॉइंट बताओ क्या हुआ? एलएलपी इटसेल्फ विल बी लायबल फॉर द फुल एक्सटेंट ऑफ इट्स एसेट। अच्छा, एक लाइन बोल रहे हैं, बताना ट्रू और फॉल्स। एलएलपी की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी और पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी। ट्रू और फॉल्स? इसका मतलब क्या हुआ? एलएलपी की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। जैसे मान लो एलएलपी में 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ, तो बताओ वो नुकसान सबसे पहले कहां से बेयर होगा? कंपनी में भी यही रूल आता है। मान लो कंपनी में 1 लाख का नुकसान हुआ, ठीक है, शेयर होल्डर से मांग नहीं सकते, तो वो नुकसान की भरपाई कहां से होगी? कंपनी के एसेट्स से। यही होगा, कंपनी के एसेट से होगा। क्यों? क्योंकि कंपनी अलग है, शेयर होल्डर्स अलग है। सिमिलरली एलएलपी में एलएलपी अलग है, उसके पार्टनर्स अलग हैं। मान लो एलएलपी में 1 लाख का नुकसान हुआ, क्या पार्टनर झेलेंगे? क्योंकि उनकी लायबिलिटी तो लिमिटेड है। तो कौन झेलेगा, कहां से भरपाई होगी? एलएलपी के एसेट से। तो ये कह रहे एलएलपी की खुद की लायबिलिटी क्या है?
अनलिमिटेड, लेकिन उसके पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड. ओके, एंड लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स विल बी लिमिटेड. एनी डाउट? ओके, अब देखते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस. हर एक्ट में कुछ डेफिनेशंस होती हैं. सबसे पहली डेफिनेशन देखो इसमें किसकी दी है? बॉडी कॉर्पोरेट. लेकिन ये बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में देखो क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं. इट मींस अ कंपनी एज डिफाइंड अंडर कंपनीज एक्ट. बॉडी कॉर्पोरेट में क्या क्या चीजें इंक्लूड हो रही हैं? सबसे पहले तो कह रहे हैं कंपनी इंक्लूड हो गई, जो कहां डिफाइंड है? कंपनीज एक्ट में. सेकेंड कह रहे हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, यानी कि एक एलएलपी को भी क्या माना गया है? बॉडी कॉर्पोरेट. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉडी कॉर्पोरेट एंड कंपनी? कंपनी वो हुई जो कंपनीज एक्ट में बनी है. कंपनीज एक्ट 2013 में बनी, वो कंपनी हो गई. बॉडी कॉर्पोरेट में कंपनी भी है और उसके साथ साथ कौन है? एलएलपी. तो जहां कहीं भी वर्ड बॉडी कॉर्पोरेट लिखा होगा, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब सिर्फ कंपनी नहीं हुआ. बॉडी कॉर्पोरेट में एलएलपी भी आ गया, कंपनी भी आ गया. हमको बताओ ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में क्या फर्क है? फर्स्ट में भी एलएलपी लिखा है, सेकंड में भी एलएलपी लिखा है. फर्स्ट वाले में लिखा है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, एंड सेकंड में क्या लिखा है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. अब बताओ एक एलएलपी इंडिया के बाहर बनी है, क्या वो बॉडी कॉर्पोरेट मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी. अच्छा ठीक है, हमने तो बोला ही नहीं, यही लोग बोल रहे हैं. माय क्वेश्चन इज देयर इज अ एलएलपी, ठीक है, व्हिच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. विल दिस बी कंसिडर्ड एज अ बॉडी कॉर्पोरेट? यस और नो? कैसे पता? यस साफ साफ लिखा है. देखो क्या लिखा है. बॉडी कॉर्पोरेट में क्या क्या इंक्लूड होगा बताओ? सबसे पहले कंपनी इंक्लूड हो जाएगी, फिर एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, या फिर एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, उसको भी बॉडी कॉर्पोरेट माना जाएगा. या फिर थर्ड, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. ठीक है, एक कंपनी इंडिया के बाहर बनी है, वो कंपनी नहीं है कंपनीज एक्ट के हिसाब से, लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट है. यस और नो? फिर से पूछें. कंपनी इज बीन इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से कंपनी नहीं है, लेकिन वो बॉडी कॉर्पोरेट है. ट्रू और फॉल्स? फिर से पूछें. कंपनी इंडिया के बाहर बनी है, क्या वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से कंपनी है? नहीं है, लेकिन वो क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट है, क्योंकि एक्ट में डिफाइंड. ठीक है, तो यहाँ बॉडी कॉर्पोरेट में क्या क्या चीजें इंक्लूड हो गई? कंपनी, एलएलपी अंडर दिस एक्ट, एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, और अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड. इन सब को क्या कहा जाता है? बॉडी कॉर्पोरेट. ओके, बट डज नॉट इंक्लूड, कह रहे हैं इसमें कौन इंक्लूड नहीं होता है? अ कॉर्पोरेशन सोल. कॉर्पोरेशन सोल आपको समझ में आ गया, एक सिंगल पर्सन है, ठीक है, वो ही एक एंटिटी बनाए हुए है. तो जो कॉर्पोरेशन सोल होते हैं उनको हम लोग बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानते. सिमिलरली जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी जानते हो? मेंबर्स होते हैं, उन्होंने आपस में एक दूसरे के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए एक सोसाइटी बना ली. कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी के एग्जांपल दे सकते हैं? पढ़ा होगा बचपन में सबने. नहीं, एचयूएफ तो एंटिटी अलग हुई. सब अमूल, ये सब सब पढ़ते, बड़ा कॉमन, नहीं पढ़ा? अमूल जानते हैं?
अमूल इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी. कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब हम सब ने मिलके एक आपस में एसोसिएशन बना ली कि हम लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे और बिजनेस करेंगे. ठीक है, ऐसी एंटिटी को क्या कहा जाता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी. कोऑपरेटिव सोसाइटी को बॉडी कॉर्पोरेट मानते हैं कि नहीं मानते हैं? नहीं मानते हैं क्योंकि एक्ट में एक्सक्लूडेड है. एंड एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, लास्ट में लिखा है विथ सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई इन द ऑफिशियल गजेट. कोई भी ऐसी एंटिटी जिसको गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है कि इसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं माना जाएगा, उसको हम बॉडी कॉर्पोरेट कंसिडर नहीं करेंगे. तो बताओ बॉडी कॉर्पोरेट में कौन कौन इंक्लूड हुआ, कौन कौन नहीं हुआ? हम पूछते जाएंगे, बताना. ठीक है. कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट, यस. कॉर्पोरेशन सोल, LLP incorporated outside India, cooperative society, LLP incorporated in India, yes. Company incorporated outside India, company incorporated in India, ये भी है. An entity which has been specified by central government in the notification, no. ठीक है, ये सब क्या है और क्या नहीं है? बॉडी कॉर्पोरेट. ये पहली डेफिनेशन थी जो हम लोग ने एक्ट के अंदर पढ़ी. एनी डाउट? ठीक है, चलो. सेकेंड डेफिनेशन देखो किसकी है? बिजनेस. बिजनेस इंक्लूड एवरी ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस, एनीथिंग. कह रहे ट्रेड भी हो सकता है, प्रोफेशन भी हो सकता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेड एंड प्रोफेशन? ट्रेड क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग. प्रोफेशन क्या होता है? अब लाइक सीए आना चाहिए पहले, लाइक डॉक्टर नहीं. हम तो पहले अपना बोले है ना. प्रोफेशंस में कौन हो गए? क्या फर्क होता है? प्रोफेशन में क्या डिफरेंस है? सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो सर्विस तो बहुत लोग होटल वाले भी प्रोवाइड करते हैं. बताओ प्रोफेशन के लिए क्या यूनिक है, क्या डिफरेंस है? नॉलेज, डिग्री. हाँ, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड डिग्री. बताओ यस और नो. नॉलेज और डिग्री में भी फर्क है. नॉलेज तो हर उस पर्सन के पास थी जो सीए की तैयारी कर रहा था, हो नहीं पाया. ठीक है, बस उसमें से जिनको डिग्री मिल गई. बल्कि आपको पता है, हमको तो लगता है जो ज्यादा बार फेल हुआ उसको ज्यादा नॉलेज होती है. आप सोच के देखो, जैसे मान लो आपका सीए फाउंडेशन एक बार में निकल गया. ठीक है, एक बच्चे का एक बार में निकल गया और एक बच्चे का 10 बार में निकला. जिसका 10 बार में निकला उसने किताब कितनी बार पढ़ी? वही 10 बार. उसको रट गई होगी किताब. तो नॉलेज वाइज किसकी ज्यादा हुई? इसका मतलब ये नहीं है कि हम नॉलेज के लिए 10 बार में निकालेंगे. ओके, बट प्रोफेशन वो होता है जो आप तभी कर सकते हैं व्हेन यू हैव अ स्पेसिफिक डिग्री. बिना उसके नहीं कर सकते. तो कह रहे हैं चाहे आप ट्रेड करें, प्रोफेशन करें, सर्विस करें, वो सब किस में आ जाएगा? बिजनेस में. ये थर्ड में क्या लिखा है? हमने सुना ही नहीं कभी. आपने सुना है डेजिग्नेटेड पार्टनर? अच्छा, इन्होंने देखो क्या लिख दिया. डेजिग्नेटेड पार्टनर मींस एनी पार्टनर डेजिग्नेटेड एज सच परसुएंट टू सेक्शन 7. कह रहे हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर वो हुआ जो सेक्शन 7 में. पढ़ लेना जाके. ठीक है, अभी पढ़ेंगे डिटेल में. एंटिटी. अच्छा बताओ, कह रहे एंटिटी मींस एनी बॉडी कॉर्पोरेट. ये कैसी बात हुई? एंटिटी मींस एनी बॉडी कॉर्पोरेट. बॉडी कॉर्पोरेट मतलब क्या हुआ? बॉडी कॉर्पोरेट मतलब क्या हुआ? ये जो फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ी. अब देखो एक्ट कैसे पढ़ा जाता है. पूरे एक्ट में मान लो कहीं वर्ड एंटिटी लिखा है, एप्लीकेबल, दिस रूल इज एप्लीकेबल टू एंटिटी. तो आप सबसे पहले एंटिटी की डेफिनेशन पढ़ेंगे. एंटिटी की डेफिनेशन में क्या लिखा था? एंटिटी मींस एनी बॉडी कॉर्पोरेट. बॉडी कॉर्पोरेट क्या हुई? जो आप फर्स्ट में पढ़ के आए हैं. तो बताओ कोऑपरेटिव सोसाइटी को एंटिटी मानेंगे कि नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे. दिस इज व्हाट इज इंटरप्रिटेशन. समझ में आया? तो मान लो पूरे एक्ट में कहीं लिखा हुआ है दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल टू एंटिटी. अब आप कोई सवाल उठा कि इसमें कौन इंक्लूड हो रहा है? कंपनी इंक्लूड हो रही है कि नहीं हो रही है? इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड वाली इंक्लूड हो रही है कि नहीं? तो उसके लिए हमेशा आप क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन. ओके. फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? हाँ, ये काम की बात आई है. दो तरीके के ईयर होते हैं, कैलेंडर ईयर और. कैलेंडर ईयर कब शुरू होता है और खत्म कब होता है? 31 दिसंबर. ठीक है. फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होता है? 31 मार्च. अब एज अ सी आपको कौन सा याद रखना है? फाइनेंशियल ईयर. ठीक है, अब देखना थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट है इसमें. फाइनेंशियल ईयर इन रिलेशन टू एलएलपी मींस पीरियड फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल टू 31st डे ऑफ मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर. ठीक है. हाउएवर, ध्यान देना, in case of an LLP incorporated after 30th day of September,
हाँ, कह रहे हैं अगर एक LLP 30th डे ऑफ सितंबर के बाद बनी है, द फाइनेंशियल ईयर में एंड ऑन 31st डे ऑफ मार्च ऑफ द ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग दैट ईयर। ये 3 लाइन पढ़ ली, ठीक है। अभी हम समझा नहीं रहे, हम क्वेश्चन पूछेंगे। एक LLP बनी है 15 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर मान लो 2019, हमको बताओ इसका फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? 31 मार्च हमने बता दिया, ईयर बताओ। ओके, कुछ लोग बोल रहे 2019 भी, रुको, हाँ कुछ बोले हैं, कुछ कह रहे हैं 31 मार्च 2019, उनको अभी भी नहीं फील हो रहा तो गलत क्या बोला, हमको जरा अलग से मिलना बाहर। फर्स्ट ऑप्शन इज 31 मार्च 2019। हाउ मेनी ऑफ यू फॉर 31 मार्च 2019? नो। अच्छा, सेकंड ऑप्शन क्या बताया आप लोग ने? 2020? एनीवन फॉर 20? 20 ना? हाँ, इन लोगों को पता है क्या लग रहा था, ये लोग 21 क्यों बोल रहे हैं, इतना गलत क्यों है ना, यही लग रहा है ना। ठीक है, सबके ऑप्शन लिखेंगे, 2021 नहीं सॉरी 20, और थर्ड ऑप्शन हो गया 2021। हाउ मेनी ऑफ यू गो फॉर ऑल ऑफ दीज? आदत है ना आपको ऑप्शन में ऐसी, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। 2019 वाला कोई है? नो। 2020 वाले कितने हैं? कि अगर 15 अक्टूबर 2019 को मेरी LLP बनी है तो उसका फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? रेज में फुल हैंड, अच्छे से उठाओ, कॉन्फिडेंस, सही आंसर में पूरा हाथ उठाया करो। वाई 20? क्योंकि अगले साल खत्म हो रहा है। कितने लोग कह रहे 2021? ऑल ऑफ दीज? कुछ नहीं, वाई 21? क्या नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा है देखो। If LLP is incorporated after 30th day of September, financial year may end on 31st day of March of the year next following that year. Next following that year समझ गए? 30th सितंबर के बाद वाला जो मार्च आएगा वो नहीं माना जाता ईयर एंड, उसका अगला माना जाता है। तो उस हिसाब से आपको पता है जो पहला साल होता है वो 12 महीने से ज्यादा का हो जाता है। हाँ हमको भी पता है, आप कह रहे हैं हाँ। 30 दिसंबर। हाँ, अब अगर हाँ वही हम क्वेश्चन, ये वाला समझ आ गया आपको? इस क्वेश्चन में बताओ आंसर सही क्या था? 2021। अच्छा सेकंड बताओ, इफ LLP वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 30th जून 2019, अब बताओ। नहीं 31 मार्च हम बताएंगे। 2020 पक्का? ये फर्क है बेटा, ठीक है। अगर 30 सितंबर के पहले बनी है तो जो उसका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है वही, लेकिन अगर 30 सितंबर के बाद बनी है LLP तो उसका फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर टू नेक्स्ट ईयर। समझ गए? यही रूल कंपनी में भी लगता है, तो ये ध्यान रखना। एग्जाम्पल पढ़ लो, इफ LLP हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड ऑन 15th October, then its financial year may be from 15th October 2019 to 31st March 2021। याद रहेगा? हाँ बेटा। ओके, अब एक क्वेश्चन आया है, अगर मान लो 30th सितंबर को बनी है, हमको इस लाइन का इंटरप्रेट करके खुद ही बताना। हाँ इसमें खुद ही बताओ, इस लाइन का इंटरप्रेट करके बताओ। अगर 30th सितंबर बनी है तो बताओ क्या लगेगा? 21 की 20 की 21? क्योंकि लॉ में क्या लिखा है? आफ्टर, आफ्टर। और अगर मान लो यही लॉ में लिखा होता ऑन और आफ्टर, समझ में आया? एक एक वर्ड का डिफरेंस है लॉ में। मान लो यही लिखा होता ऑन और आफ्टर 30th डे, यानी अगर 30 को भी हुआ है तो भी उसका वही अगला लग जाएगा, लेकिन यहाँ कह रहे हैं आफ्टर 30 सितंबर, तो अगर 30 को बनी है तो फिर हमारा वही अगला साल ही लगेगा। क्लियर? एनी डाउट? हम लोग डेफिनेशंस पढ़ रहे थे, देखो सबसे पहली डेफिनेशन किसकी पढ़ी थी? बॉडी कॉर्पोरेट। क्या क्या इंक्लूडेड था? कंपनी, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, LLP इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, LLP इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। क्या क्या इंक्लूडेड नहीं था? कॉर्पोरेशन सोल, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड एनी एंटिटी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, फिर डेफिनेशन पढ़ी थी बिजनेस की। बिजनेस में क्या क्या था?
ट्रेड, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ये सब था। डेजिग्नेटेड पार्टनर कह रहे हैं 7 में बताएंगे, यही याद कर लेना, एग्जाम में यही लिख देना, ठीक है कि हाँ डेजिग्नेटेड पार्टनर हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 7 और नीचे नोट लिख देना, खुद पढ़ लेना। एंटिटी, हाँ अभी डिटेल में पूरा डेजिग्नेटेड पार्टनर। एंटिटी पढ़ लिया, एंटिटी वो थी जो बॉडी कॉर्पोरेट थी, और फिर हम लोगों ने किसकी डेफिनेशन पढ़ी, फाइनेंशियल ईयर। एलएलपी किसका किसका मिक्सचर है, कंपनी का और पार्टनरशिप का। एलएलपी में लायबिलिटी लिमिटेड होती है कि अनलिमिटेड, एलएलपी की, क्वेश्चन नहीं सुना पूरा, एलएलपी में एलएलपी की लायबिलिटी, एलएलपी में पार्टनर की लायबिलिटी, पक्का। एलएलपी में म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती, होती कि नहीं होती, नहीं होती। एलएलपी की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, होती है। एलएलपी का कोई एक्ट नहीं बना आज तक, कब बना, 2008 में। एलएलपी के ऊपर पार्टनरशिप एक्ट भी कभी कभी लगता है, कभी नहीं लगता, कंपनीज एक्ट लग जाता है, नहीं लगता, क्या लगता है, एलएलपी एक्ट। एलएलपी में सारे पार्टनर्स में किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, किसकी, ठीक ठीक चलो, हाँ 2 होते हैं। फॉरेन एलएलपी कौन सी हुई जो जल्दी बन जाए, इट मींस अ एलएलपी फॉर्म्ड, इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया। तो ये फॉरेन एलएलपी को वो मानते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट मानेंगे, अच्छा ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की डेफिनेशन देखो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मींस अ पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। ऐसे ही आंसर लिख के आना आप लोग भी। अच्छा अगला वाला है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अग्रीमेंट। हमको बताओ, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अग्रीमेंट बिल्कुल वैसा होता है जैसे पार्टनरशिप में डैश होता है। अरे फिल इन द ब्लैंक नहीं पढ़े कभी, फिल इन द ब्लैंक, पार्टनरशिप डीड, जैसे पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड होती है, कह रहे हैं ये कौन सा वर्ड, ये तो कब पढ़ा है। पार्टनरशिप में जैसे पार्टनरशिप डीड होती है वैसे ही एलएलपी में एलएलपी अग्रीमेंट होता है। इट मींस एनी रिटन अग्रीमेंट between partners of a LLP or between LLP and its partner which determines the mutual rights and duties। पार्टनर कौन होता है, पढ़ लो अपने आप, तुम लिख देना सहपाठी। कह रहे पार्टनर इन रिलेशन टू एलएलपी मींस एनी पर्सन हु बिकम्स अ पार्टनर इन एलएलपी, जो एलएलपी में पार्टनर बन जाएगा उसको क्या कहा जाएगा, पार्टनर। अगली डेफिनेशन इंपॉर्टेंट मार्क करो, स्मॉल एलएलपी। अब जरा 2 मिनट ध्यान से समझना, यही इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट कंपनी में भी है, स्मॉल कंपनी। जैसे मान लो 2 एलएलपी थी, ठीक है, एक एलएलपी थी उसका टर्नओवर, टर्नओवर क्या होता है, सेल्स, ठीक है सेल्स। एक एलएलपी थी जिसका टर्नओवर था 10 लाख और एक एलएलपी थी जिसका टर्नओवर था 500 करोड़। किसी एलएलपी का टर्नओवर 500 करोड़ हो सकता है, बताओ किसी एलएलपी का टर्नओवर 500 करोड़ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, अरे सेल्स कर दी उसने, इतनी माल बेच दिया, पहले डाइजेस्ट करो, हो सकता है, क्या नहीं डाइजेस्ट हो, 500 करोड़ नहीं डाइजेस्ट होना, कम कर 1 करोड़ कर लें, अब डाइजेस्ट हो जाएगा। अच्छा एक एलएलपी थी जो 10 लाख का टर्नओवर लिए थी और एक एलएलपी थी जो 500 करोड़ का टर्नओवर लिए थी, बताओ बड़ी कौन सी हुई, 500 करोड़। तो जो छोटी एलएलपी थी 10 लाख वाली, उसने कहा बहुत नाइंसाफी हो रही है, हम छोटी एलएलपी हमारा टर्नओवर 10 लाख ही रहता है और वो 500 करोड़ की है, उनके ऊपर और हमारे ऊपर सेम रूल्स लग रहे हैं, भाई हम छोटे हमारे ऊपर कम रूल लगाओ, वो बड़ी उनके ऊपर ज्यादा रूल लगाओ, लेकिन है वो भी एलएलपी और है हम भी एलएलपी, भाई वो तो और स्ट्रक्चर हुआ, सेल्स तो हुआ, हमने माल कितना बेचा, तो हम 10 लाख का माल बेचते हैं, वो 500 करोड़ के हैं, उनके ऊपर ज्यादा रूल्स लगने चाहिए, हमारे ऊपर कम रूल्स लगने चाहिए, लेकिन दोनों के ऊपर सेम रूल्स लगे हैं। तो ये बात सरकार को समझ में आई, सरकार ने कहा बात तो ठीक है, तुम छोटी हो तो तुम्हारे ऊपर कम रूल्स लगने चाहिए, वो बड़ी हैं उनके ऊपर ज्यादा रूल्स बननी चाहिए, और इस रूल को सोच के बताओ क्या कॉन्सेप्ट बना दिया गया, पढ़ो टॉपिक, स्मॉल एलएलपी। ये स्मॉल एलएलपी वो एलएलपी हुई जो छोटी है, और क्योंकि ये छोटी है इसलिए इनके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन कम लगेंगे। तो जैसे मान लो एलएलपी एक्ट में कोई रूल लिखा है, उसमें वो लिख देंगे दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल टू स्मॉल एलएलपी,
मतलब उनको एग्जेम्पशन दे दिया कि भाई ये छोटी एलएलपी है, इनको रूल से माफ कर दो। अब हम लोग पढ़ते हैं स्मॉल एलएलपी कौन होती है। इट मीन्स अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ विच, पार्टनरशिप में कैपिटल होता है वैसे ही कॉन्ट्रीब्यूशन, कह रहे हैं द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 25 लाख रुपीज। कह रहे हैं जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन, जैसे कैपिटल होता है वैसे ही कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। कह रहे स्मॉल एलएलपी वो एलएलपी हुई जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन 25 लाख रुपए से ज्यादा ना हो कि कम ना हो, ज्यादा ना हो। 25 लाख रुपए से कम कंट्रीब्यूशन है तो आप क्या हुए, स्मॉल एलएलपी। हमको एक बात बताओ, हमारा एक डाउट है, सॉल्व करोगे? हाँ इतनी जल्दी आया। ये 25 लाख तो ठीक है, 5 करोड़ क्या लिखा है? टर्नओवर। अच्छा तो सेकंड पॉइंट क्या है? पच्चीस लाख मानेंगे कि 5 करोड़ मानेंगे? 25 लाख एक पार्टनर, सबका मिला के 5 करोड़। हाँ वही मतलब, एक पर पार्टनर लिमिट इज 25 लाख एज पर यू, और सबकी मिला के 5 करोड़। देखो बात यही है, सीए बनने की काबिलियत है तुम्हारे अंदर, सही बताओ या गलत बताओ, कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए ना। ओके और ट्राई करो, नहीं ठीक है, गुड ट्राई। और एनीवन एल्स, तुम क्या ट्राई कर रहे थे आज पर? नहीं तो हम 25 लाख से कम, जैसे मान लो हमने कहा एक एलएलपी है जिसका कैपिट कंट्रीब्यूशन 4 करोड़ है, उसको तुम स्मॉल एलएलपी मानोगे कि नहीं? कितने लोगों को मैं क्वेश्चन ही समझ में आ रहा हूँ, कैसी बैकी बैकी बातें कर रही हूँ। अभी तक तो सही, तो पता नहीं क्या हो गया इनको। आई यू अंडरस्टैंडिंग? हम सिर्फ आपको पता है क्या सिखाने वाले हैं, लॉ का इंटरप्रिटेशन एक सिखाने जा रहे हैं, ठीक है? उसके लिए हम पहले आपसे सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि पूछी गई चीज ज्यादा दिन तक याद रहती है। बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 25 लाख एंड 5 करोड़? कितने लोगों को लग रहा है 5 करोड़ टर्नओवर के लिए होगा? और अगर मान लो 5 करोड़ से ज्यादा है तो फिर नहीं, और जो हमने पूछा 4 करोड़ वाली है तो मीडियम साइज। 4 करोड़ की एलएलपी है कंट्रीब्यूशन, तो वो छोटी हुई कि नहीं हुई? हारी मानो तो बताएं। ये कैसा रिस्पेक्ट में देखा जाएगा क्या मतलब? हमको सीधी सी बात बताओ, मेरी एलएलपी का कंट्रीब्यूशन 4 करोड़ है, हम छोटे हैं कि नहीं? छोटे हैं? हैं? तो 25 लाख क्या लिखा है? देखो हारी मान लो, हाँ बेटा। एक पार्टनर का 25, वही जो उसने बताया था। वो कह रहे हैं उससे भी छोटी, वेरी छोटी। सब सीए बनोगे पक्का? मतलब समझ रहे हो, क्लाइंट को कुछ भी समझा रहे हो, मानने वाली बात है। देखो अब तुम्हें क्या समझ में आएगा, तुम्हें थोड़ी नॉलेज है, हम सीए करके आए, हमको पता है कुछ भी। हारी मानो बताएं, बोलो हारी। हाँ शाश्वत ट्राई कर लो एक और भी ट्राई करो। अच्छा कुछ बच्चे स्टार्टिंग से हारी मान के बैठे हो, कह रहे माई हारी ही चल रही है, बताएं हम? हारी नहीं निकल रहा मुंह से। ट्राई कर रहे हो शाश्वत कि हम शुरू करें? हाँ हाँ अग्रीड। तुम सबसे पहले सीए बनोगे। वो ऐसे डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं ना, सही है ना गलत ना, देखो होगा अपने हिसाब से। देखो अब ये सब कौन सी बातें तुम्हें क्या समझ में आए? ओके चलो देखो क्या है ये। इसमें क्या होता है, कंट्रीब्यूशन विच डज नॉट एक्सीड 25 लाख और सच हायर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़ एज में प्रिस्क्राइब। जब भी ऐसा लिखा हो उसका मतलब होता है आज जो लिमिट प्रिस्क्राइब है वो 25 लाख है। हो सकता है सरकार जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ रही है, इन्फ्लेशन आता है, ठीक है, लिमिट्स इंक्रीज होती है, ठीक है। जैसे कल का जो 100 रुपए था उसकी वैल्यू आज कितनी है, 10 रुपए। आप समझिए पहले हम लोग जो जैसे गरीबों को, भिखारी को 1 रुपए देते थे, आज आप उनको 1 रुपए देंगे ना, वो कहेंगे कटोरा लो तुम भी आओ बगल में। हाँ फैक्ट है, नहीं लेते 1 रुपए, ये क्या दे रहे हो, वो बोलते कम से कम 10 रुपए दो, है ना, इन्फ्लेशन है। तो कह रहे आज जो लिमिट है वो 25 लाख की है। अगर सरकार फ्यूचर में इस लिमिट को कभी इंक्रीज करेगी तो 5 करोड़ तक कर सकती है।
5 करोड़ के ऊपर नहीं कर सकती। तो प्रेजेंटली जो लिमिट है दैट इज 25 लाख। अब मान लो कल सरकार ने कहा कि 25 लाख की लिमिट को हम बढ़ाना चाह रहे हैं, तो वो 25 लाख को अमेंड करके कितना कर देगा, 50 लाख कर देगा, 4 करोड़ कर देगा, 5 करोड़ तक कर सकता है। 5 करोड़ के ऊपर कभी ये लिमिट चेंज नहीं हो सकती। 5 करोड़ के ऊपर अगर चेंज करनी होगी तो ये एक्ट अमेंड करना पड़ जाएगा। ठीक है, थोड़ी गहरी बात है, ध्यान से समझना। आज अगर आपको देखना होगा एलएलपी स्मॉल है कि नहीं है, तो कौन सी लिमिट देखोगे, 25 लाख। और अब आगे देखो क्या लिखा है, और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। एज में भी प्रिस्क्राइब, कौन प्रिस्क्राइब कर रहा है, सरकार। लेकिन जब भी वो प्रिस्क्राइब करेगा तो 5 करोड़ से ज्यादा प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता। ठीक है, तो आज की डेट पे जो लिमिट होगी वो कितनी होगी, 25 लाख। तो आज के हिसाब से हमने जो आपसे क्वेश्चन पूछा, मेरी एलएलपी 4 करोड़ की है, बताओ वो स्मॉल है कि नहीं है, नहीं है, जब तक ये लिमिट चेंज नहीं हो जाती। और एक्चुअली देखा जाए तो ये 5 करोड़ की लिमिट हमारे लिए है ही नहीं, किसके लिए है, सरकार के लिए। कि तुम अगर कभी इस लिमिट को बढ़ाना, 25 लाख को बढ़ाते चले जाओ, लेकिन मैक्सिमम कहां तक बढ़ाना, 5 करोड़ तक बढ़ा सकते हो। इज दिस क्लियर। ठीक है, आगे कभी कुछ ऐसी लाइन आएगी समझ जाएंगे, पक्का। कंपनीज एक्ट में अभी आएगी दोबारा। अब सेकंड पॉइंट हमें अपने आप बताओ। सेकंड पॉइंट किसका है, टर्नओवर। टर्नओवर के लिए बताओ कितना बोल रहे हैं, डज नॉट एक्सीड 40 लाख। और अब ये समझ में आ गया, सच हायर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 50 करोड़। हाँ, आज 40 लाख है, अगर कभी फ्यूचर में इंक्रीज होनी होगी तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 50 करोड़। समझ आ गया। यानी कुल मिला के अगर हम लोग आज के हिसाब से देखें तो कंट्रीब्यूशन की कितनी लिमिट है, 25 लाख, और टर्नओवर की कितनी है, 40 लाख। अच्छा एक बात बताओ, सीए आप बन गए, हम हैं क्लाइंट। हम देखो बात बात पे आपको रियलाइज कराते हैं, हम क्लाइंट, हम आपके पास आए, हमने कहा भैया हमारी एक एलएलपी है, ठीक है, उस एलएलपी का जो कंट्रीब्यूशन है वो 15 लाख है, लेकिन उसका जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ है। बताओ हम स्मॉल एलएलपी हुए कि नहीं हुए। क्वेश्चन समझ में आया। मेरी एलएलपी है जिसका कंट्रीब्यूशन 15 लाख है, लेकिन मेरा टर्नओवर 1 करोड़ है। हम स्मॉल एलएलपी हैं कि नहीं है। हाउ मेनी ऑफ यू से यस आई एम अ स्मॉल एलएलपी, 1 2 3 4 5। अच्छा, क्यों है, क्यों है, आंसर बताओ क्यों है। पहली प्रेफरेंस कंट्रीब्यूशन को दी जाएगी। कंट्रीब्यूशन हमारा अगर 25 के नीचे है तो हम स्मॉल एलएलपी हैं। क्यों नहीं है हर्ष, क्यों नहीं है। क्या इस एंड की बात कर रहे हैं, क्या ये एंड दिखा आप लोगों को, वाह ये सही था। लॉ में बेटा एक कॉमा भी इग्नोर किया ना तो फिर इग्नोर, क्लाइंट इग्नोर कर देगा तुमको हमेशा के लिए। एंड लिखा है एक छोटा सा, दिखा आपको। एंड का मतलब क्या हुआ, दोनों चीजें कम होनी चाहिए, कंट्रीब्यूशन भी कम होना चाहिए और टर्नओवर भी। हमारे केस में कंट्रीब्यूशन तो कम था लेकिन टर्नओवर कम नहीं था, इसलिए दिस इज नॉट अ स्मॉल एलएलपी, ये स्मॉल एलएलपी नहीं हुई। ठीक है, सोचो अगर ये प्रोविजन में एंड ना लिखा होता, कंपनीज एक्ट, खैर तो हम सही हो जाते। ये एक्ट में अगर सोचो ये एंड ना लिखा होता, अब लोग पता है क्या करते, मेरी एलएलपी है जिसका कंट्रीब्यूशन है 24.99 लाख, ठीक है, एंड माय कंट्रीब्यूशन इज 500 करोड़। बताओ स्मॉल एलएलपी है कि नहीं। मेरा क्वेश्चन समझना, हमने आपसे कहा मान लो ये एंड ना होता, लॉ की वो समझो क्या है, मान लो ये एंड ना लिखा होता और इन्होंने लिख दिया होता और, ठीक है, और लिखा है। हाँ वही तो हम कह रहे हैं, एक्ट में हम आपको बता रहे उस एंड की इंपॉर्टेंस। मान लो और लिखा होता है एक्ट में, तो हमारी चालाकी समझो, चालाक तुम बहुत है, हाँ बोलने की जरूरत नहीं थी, हमें क्या चालाक तो मत करें। हाँ, हमने क्या किया, हमने क्या काम करते, कंट्रीब्यूशन तो कैपिटल हुई, हमने अपना कंट्रीब्यूशन रखा 24.99,
और टर्नओवर हमने अपना रख दिया 500 करोड़, ठीक है, और हमने एग्जेम्पशन क्लेम कर ली किसकी, स्मॉल एलएलपी के, मेरे ऊपर कोई रूल ही नहीं लगा, हम स्मॉल एलएलपी लग गए, किसी ने हमसे कहा टर्नओवर तो तुम्हारा 500 करोड़, हमने कहा तो क्या हुआ, कैपिटल देखो जरा मेरा कितना है 24.99, और इससे हमने कभी बढ़ने नहीं दिया, अगर और लिखा होता तो, जबकि आप समझ रहे हैं अगर उसका टर्नओवर 500 करोड़ है तो वो बड़ी एलएलपी है, उसको थोड़ी एग्जेम्पशन मिलेगा, इसलिए एक्ट ने कहा कि हम इसमें और नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, एंड, यानी कि स्मॉल उसी को माना जाएगा जिसमें ये दोनों लिमिट सेटिस्फाई हो रही है। अब आप समझ रहे हैं लॉ क्या है, एक एक वर्ड एक एक कॉमा से पूरा पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। ओके, तो स्मॉल एलएलपी कुल मिला के क्या हुई, जिसका कंट्रीब्यूशन 25 लाख से कम हो एंड जिसका टर्नओवर 40 लाख से कम हो, उसको हम स्मॉल एलएलपी मान लेंगे और उसके ऊपर बहुत सारे एग्जेम्पशंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। एनी डाउट, क्लियर? कौन कौन सी डेफिनेशंस पढ़ ली जरा बताओ। सबसे पहले बॉडी कॉर्पोरेट पढ़ी थी, फिर बिजनेस, फिर एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर, एंटिटी, और ठीक है, फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता था, 31 से क्या शुरू किया, वो 31 से शुरू किया ना, 31 मार्च से, 1 अप्रैल से 31 मार्च। फिर कौन सी डेफिनेशन पढ़ी, फॉरेन एलएलपी की, फिर अच्छा ये कौन सी अभी अभी डेफिनेशन पढ़ी थी, स्मॉल एलएलपी की। स्मॉल एलएलपी कौन सी होती है, जो छोटी होती है, ये तो नहीं लिखोगे एग्जाम में, स्मॉल एलएलपी मींस अ वेरी स्मॉल एल, जिसका कंट्रीब्यूशन 25 लाख से कम हो और जिसका टर्नओवर, ठीक है, उसको स्मॉल एलएलपी मानते हैं और उसके ऊपर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। एनी डाउट टिल हियर? अच्छा ये वाली बात जो लिखी ये आप कह रहे हैं, हमको पता है, ये बताओ क्या लिखा है, क्या मतलब हुआ इसका, पार्टनरशिप एक्ट इसके ऊपर नहीं लगता है, क्या बात कर रहे हो, फिर कौन सा एक्ट लगता है इसके ऊपर, एलएलपी एक्ट, कौन से ईयर का, तो इसके ऊपर कौन सा नहीं लगेगा, पार्टनरशिप एक्ट नहीं लगेगा। देखो, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू एलएलपी। यहां तक कोई डाउट, पक्का, रुक जाएं, पता है आप 2 ही बजे रुक गए थे, जैसे ही घड़ी में 2 बजा वैसे एकदम बैठते हैं, और जैसे ही 2 हुआ इनका समय समाप्त, अब हम नहीं सुनेंगे इनकी, है ना? चलो, पार्टनर एंड मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे कर लेंगे, ओके? नहीं जरूरी नहीं है, हो सकता है बीच में भी हम कभी कभी आ जाए। हाँ, एलएलपी में डायरेक्ट क्वेश्चन आने